हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड बोर्ड में। और आज हम डिस्कस करेंगे सूडो एलिमेंट, सिलेक्शन सूडो एलिमेंट। ये आप देख रहे हैं इधर, सिलेक्शन सूडो एलिमेंट। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे CSS में सूडो एलिमेंट्स प्रोवाइडेड हैं, जैसे कि डबल कोलन आफ्टर, डबल कोलन बिफोर, बट आज हम डिस्कस करेंगे डबल कोलन सिलेक्शन की। तो ये एक्चुअली करता क्या है डबल कोलन सिलेक्शन। ये सूडो एलिमेंट जो है ये हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी वेबसाइट पे, जो कोई वेब पेज है उसका जो सिलेक्शन है, हम कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं या कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट करने के बाद उसका विजुअल अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, वो किस तरीके से दिखेगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मैं अभी इस पूरे एलिमेंट को, जो पैराग्राफ है और जो हेडिंग है, इसको सेलेक्ट किया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड ब्लू कलर का हो जाता है एंड उसके ऊपर जो टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट वाइट कलर का हो जाता है। इस सूडो एलिमेंट जो सिलेक्शन है, ठीक, इसका यूज़ करके हम अपने मन के मुताबिक, हम जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, ये एक्चुअली किन किन प्रॉपर्टीज़ को अभी अलाउ करता है कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। इससे पहले कि हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पे हम डिस्कस करें, सबसे पहले कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पे हम एक नज़र देखते हैं कि उन्होंने इस डबल कोलन सिलेक्शन सूडो एलिमेंट का किस तरीके से यूज़ करके उन्होंने अपनी वेबसाइट को किस तरीके से एक सुंदर वेब पेज बनाया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले VWO.com से। VWO.com ये एक वेबसाइट है एंड इस पे अगर मैं बात करूँ, इस पे अगर मैं कुछ सेलेक्ट करने की कोशिश करूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बैकग्राउंड ब्लू एंड टेक्स्ट वाइट का जो पैटर्न है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इन्होंने जो बैकग्राउंड है वो आप कह सकते हैं इसको हॉट पिंक या पिंक कलर में डिफ़ाइन किया हुआ है एंड उसके ऊपर वाइट कलर का टेक्स्ट रखा हुआ है। अब ये किया कैसे, इसको चेक करने के लिए हम ये इंस्पेक्ट एलिमेंट, राइट क्लिक किया वेब पेज पे और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे गए। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर वेब पेज, जो ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है, इसका डेवलपर टूल्स बोलते हैं इसको, ये ओपन कर दिया। यहाँ पे गए और यहाँ पे जो CSS वाला पैनल है, ये स्टाइल्स के अंदर ये CSS वाला पैनल है, हम इसमें सबसे बॉटम पे जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने ये चीज़ डिफ़ाइन की हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल कोलन सिलेक्शन, कलर वाइट एंड टेक्स्ट शेडो नन, बैकग्राउंड दिस इज ये आपका हो गया पिंक कलर। ठीक, अगर मैं यहाँ पे इस पिंक की जगह कुछ भी यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ तो उस हिसाब से ये चीज़ यहाँ पे चेंज हो सकती है। ठीक, और होगी जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक सॉरी। इसी में हमारा VWO के बाद जो दूसरी वेबसाइट है वो है davidwalsh.name। ये भी एक अच्छी खासी वेबसाइट है, काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, जो कि जो फ्रंट एंड के ऊपर रेगुलरली कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं। तो इनको यहाँ पर अगर इस वेब पेज पे अगर मैं एलिमेंट पे मैं सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं इन्होंने भी एलिमेंट पे जो सेलेक्ट करने के बाद लाइट पिंक का यूज़ किया है एंड बैकग्राउंड कलर लाइट पिंक, आई मीन इट्स अ वेरिएंट ऑफ पिंक एंड जो आपका कलर है, जो टेक्स्ट कलर है, वो ब्लैक लिया हुआ है। ठीक, VWO.com में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कलर को वाइट कर दिया था एंड जो इनका बैकग्राउंड था वो डार्क पिंक था। ठीक, बट डेविड वॉल्श ने इसने बैकग्राउंड पिंक किया है एंड जो टेक्स्ट कलर है उसको ब्लैक रखा हुआ है। ठीक, एंड इन्होंने कैसे किया, इन्होंने किस तरीके से चीज़ें डिफ़ाइन की हैं, इसको चेक करने के लिए हम फिर से इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे एंड जो इसमें CSS की प्रॉपर्टी इन्होंने डिफ़ाइन की हुई है हम वो चेक करते हैं। यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि
सबसे लास्ट में सिलेक्शन पे इन्होंने ये सूडो एलिमेंट सिलेक्शन डिफाइन किया एंड सिर्फ बैकग्राउंड ये इस तरीके से डिफाइन किया हुआ। ये भी आप इसमें देख सकते हैं कि जो पिछले वाला था जो vw.com है वहाँ पे इन्होंने नॉर्मल कलर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और डेविड वॉल्श पे इन्होंने कलर को RGBA मोड में कलर डिफाइन किया हुआ है, ठीक। RGBA मोड में भी हम कलर डिफाइन कर सकते हैं। इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं जैसे बैकग्राउंड कोलन और उसके बाद कलर कोड, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको VWO में दिखाता हूँ कि इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया था। ये हमारी VWO वेबसाइट है vw.com एंड ये उसका सबसे नीचे आने के बाद ये कलर कोड डिफाइन है। सो कलर कोड डिफाइन करने के 3-4 तरीके हैं। एक हेक्सागोनल कोड जिसे कि हैश लगाकर और फिर जो 6 डिजिट के कोड्स होते हैं लाइक F 6 टाइम F फॉर वाइट एंड हैश 6 टाइम 0 जो है 6 बार 0 लिखेंगे तो वो ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अलग अलग इसके फॉर्मेट होते हैं। तो उन्हीं में से एक तो ये हेक्सागोनल ये हेक्साडेसिमल आप कह सकते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट हो गया। दूसरा आपका RGBA फॉर्मेट होता है, ठीक है। इस फॉर्मेट में क्या होता है, इसमें RGBA लिखने के बाद ब्रैकेट में ये R की वैल्यू जो पहली वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसे डबल क्लिक करूं और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से चेंज करूं तो RGBA देन ब्रैकेट में 4 वैल्यूज़ डिफाइन की जाती हैं। जो पहली वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करता है R को, R यानी कि रेड, ठीक है। हमें पता है कि हम जितने भी कलर्स हम देखते हैं, ठीक है, वो RGB रेड ग्रीन ब्लू इन्हीं के अलग अलग आप कह सकते हैं अलग अलग प्रोपोर्शन में ये कलर्स इसमें मिक्स किए जाते हैं, जिसके कारण हमारे पास एक नया कलर निकल कर आता है। जैसे अगर मैं एक्चुअली ये वैल्यूज 256 तक जाती है, 0 to 256 के बीच में कोई भी वैल्यू आप यहाँ डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। ये 0 to 256 के बीच में डिफाइन की जाती है। सो 0 to 256 पे जो रेड है उसको हमने 231 रखा एंड जो ग्रीन है दूसरी वैल्यू ग्रीन की है इसको भी 0 to 256 0 से लेकर 256 के बीच में हमने 105 रखा एंड ये जो थर्ड वैल्यू है ब्लू की, ब्लू का भी एक रेंज है 0 से लेकर 256। सो इसको हमने 0 से 256 के स्केल पे 105 यहाँ पे इसका एक पॉइंट मेंशन कर दिया एंड जो लास्ट वैल्यू है ये लास्ट वैल्यू ये RGBA A फॉर अल्फा, अल्फा मीन्स ओपेसिटी, कलर की ओपेसिटी। सो ये लास्ट वैल्यू की जो मैक्सिमम यहाँ पे जो हम दे सकते हैं वो होती है 1, ठीक। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है एंड अगर उससे कम हमें वैल्यूज देनी है तो ये पॉइंट में जाता है, जैसे 0.1 या फिर 0.2 या फिर 0.5 या फिर 0.6 और 7 और एटसेट्रा, जो भी हम अपने हिसाब से हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हम देखते हैं कि इन्होंने डेविड वॉल्स की वेबसाइट पे किस तरीके से यूज़ किया हुआ। अगर मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूं तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह थोड़ा सा मतलब 0.1 मीन्स फुल वो कलर आपको अपने फुल फॉर्म में दिखेगा, फुल ये कहते हैं ना कि पूरी अच्छे तरीके से दिखेगा। बट अगर मैं यही इस वैल्यूज़ को कम करता जाऊं, अगर मैं इसको 0.1 कर दूं तो आप देखिएगा कि ये किस तरीके से असर करता है। ये आप देखिएगा यहाँ पे बहुत ही लाइट कलर का जो पिंक कलर है वो यहाँ पे निकल कर आया है। और अगर मैं इसकी वैल्यूज़ पॉइंट में ही बढ़ाता हूँ लाइक 0.5 कर दिया तो ये थोड़ा सा डार्क हो गया। अगर मैं इसे 0.9 करता हूँ तो डार्क से जो इसका मैक्सिमम 1 है उससे थोड़ा सा कम ओपेसिटी में होके आया है, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी कलर हम डिफाइन करते हैं और वही डेविड वॉल्स की वेबसाइट पे इन्होंने RGBA मोड का यूज़ करके किया हुआ है। जो तीसरी वेबसाइट है ये है फ्लेवियो कोप्स, ठीक। ये भी एक ऐसी वेबसाइट है जो आए दिन फ्रंट एंड और बैक एंड से रिलेटेड जो पोस्ट्स होते हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, वो अपनी वेबसाइट पे ये पोस्ट करते रहते हैं। तो इन्होंने किस तरीके से यूज़ किया है, अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन करने के बाद जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक कलर ही है, ठीक है। बट जो बैकग्राउंड कलर है सिलेक्शन वाला जो कलर, जो सिलेक्शन का जो आइटम जिसे हमें पता चलता है कि हाँ ये पर्टिकुलर एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया हुआ है,
इसका कलर इन्होंने येलो में दिया हुआ है। सो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, क्या कलर यूज़ किया हुआ है, वो अभी हम चेक करते हैं। सो ये हमारा इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन हो गया एंड ये CSS लोड होने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो CSS पार्ट है, जो जहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, वो किस तरीके से है, क्या चीज़ है, इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है। सो ये डबल कोलन सेलेक्शन हमारा सूडो एलिमेंट एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड एक मतलब येलो के आसपास का होना कुछ होना चाहिए, ठीक। जो कलर है वो ब्लैक होना चाहिए एंड डिस्प्ले ब्लॉक होना चाहिए। आई थिंक जो डिस्प्ले ब्लॉक है ये एक्चुअली हम यूज़ नहीं करते हैं एक्चुअली। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ में से हमारे पास जो अवेलेबल हैं, जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। वो 3 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं मैं वो अभी आपको वीडियोज़ में आगे बताऊंगा कि हम किस तरीके से हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसमें डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा डेविड वॉल्स की वेबसाइट में कि इन्होंने किस तरीके से ये कौन से कलर के साथ इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। फिर है आते हैं हम फ्री कोड कैंप, काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है जो हम जैसे जो कोडर्स होते हैं, जो कुछ कोड करना सीखना चाहते हैं, तो इस कम्युनिटी के लिए आई थिंक फ्री कोड कैंप ने बहुत अच्छा योगदान दिया है और ये आगे भी देते रहेंगे। एंड इनकी जो मतलब बच्चों को सिखाने की जो कला है, जो प्रैक्टिस है, वो बहुत ही अच्छी है। तो इन्होंने देखते हैं इन्होंने किस तरीके से ये इसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो अभी अगर मैं इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक तरह से ब्लू का एक शेड यूज़ किया है और जो बैकग्राउंड ब्लू का शेड एंड जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट पे रखा हुआ है। हम यहाँ पे जाके देखते हैं कि इन्होंने एक्चुअल में क्या क्या यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ सिलेक्शन में इन्होंने टेक्स्ट शेडो नन, बैकग्राउंड रॉयल ब्लू कह सकते हैं, ठीक है। बट बैकग्राउंड पे को बाद में इन्होंने CSS में हम जो एडवांस CSS है जिसमें हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, ये भी एक CSS की प्रॉपर्टी है जो अभी CSS 3 में आई है, तो उसका इन्होंने यूज़ किया हुआ है डार्क ब्लू, कलर वाइट एंड फिर से कलर आप देख सकते हैं ग्रे 00 यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं ये डिफाइन किया हुआ कि अगर 00 लिखा जाए तो उस 00 की वैल्यू क्या होगी। सो ग्रे 00 इट मीन्स कि ये वाइट की तरफ जाएगा, मीन्स उसका कलर जो है वो वाइट हो जाएगा। सो ये इन्होंने इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके यहाँ पे ये इफेक्ट देने की कोशिश की है। जो लास्ट हमारे पास वेबसाइट है scotch.io, देखते हैं इन्होंने कैसे इस सिलेक्शन जो सूडो एलिमेंट है इसका कैसे यूज़ किया हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये छोटा सा पोर्शन सेलेक्ट किया है और यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ, जो सेलेक्ट करने के बाद नॉन सेलेक्टेड भी ये वाइट, इसका टेक्स्ट कलर ब्लैक है, आई मीन नॉट प्योर ब्लैक बट ब्लैक के आसपास ही है एंड सिलेक्शन करने के बाद भी वही कलर रहता है। बट जो सिलेक्शन करने के बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर आता है, जो एक ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर देता है, उसको इन्होंने येलो में इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है। अब इसकी CSS लोड हो जाने के बाद हम देखते हैं कि ये इन्होंने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ या कौन कौन सी वैल्यूज़ किस तरीके से यूज़ की हैं। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन डिफ़ाइन किया एंड उसमें कलर ये रखा, मीन्स येलो का जो डार्कर शेड है उसके आसपास का एक कलर इन्होंने पिक किया है और बैकग्राउंड में ये इन्होंने यहाँ पे मैं क्लिक करके देखूँ तो ये येलो वाला पार्ट है एंड येलो का और वाइट के बीच का ये कुछ वैल्यूज़ इन्होंने सेलेक्ट की है। एक्चुअली ये ऐसा क्यों करते हैं और हम सिलेक्शन का इस्तेमाल करते टाइम हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले जो बात आती है एक्सेसिबिलिटी की, मीन्स कि अगर यूज़र आपकी साइट पे कुछ सेलेक्ट करता है, ठीक, तो उसका ये मोटिव होना चाहिए, हमारी वेबसाइट का ये मोटिव होना चाहिए कि वो सेलेक्ट करने के बाद भी वो उस टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ पाए, ठीक। अगर सपोज़ कीजिए अगर मैं इस सिलेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं कलर आपका बैकग्राउंड कलर भी वाइट कर देता हूँ एंड कलर भी वाइट कर देता हूँ, तो जो एक कंट्रास्ट रेशो हम मेंटेन करते हैं, कंट्रास्ट रेशो मीन्स कि
आपका जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सही तरीके से यूज़र को रीडेबल है या नहीं। ठीक। कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि वेबसाइट का कॉन्ट्रास्ट रेशो क्या है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए या सेलेक्ट करने के बाद वो चीज़ें कैसे निकल के आएंगी, किस कॉन्ट्रास्ट रेशो में आएगा, इन सब चीज़ों का भी हम ध्यान रखते हैं और हमें ध्यान रखना चाहिए सो दैट कि जो वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी है वो मेंटेन रहे। ठीक। तो ये तो कुछ सैम्पल वेबसाइट्स थे जो मैंने आपको दिखाया कि इन्होंने किस तरीके से जो कलर्स, जो सिलेक्शन सूडो एलिमेंट्स हैं, सिलेक्शन सूडो एलिमेंट है उसका यूज़ किया है। ठीक। सो अभी मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने क्रिएट करके दिखाऊंगा कि हम इसको किस तरीके से अपने CSS में यूज़ करके CSS में कहते हैं राइट करके हम इसको अपने यूज़ में ला सकते हैं और कैसे अपने वेब पेज को और सुंदर और अधिक खूबसूरत हम बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक सिंपल सा वेब पेज है जो मैंने अभी डेमो पर्पस के लिए बनाया है। यहाँ पे मैंने ये एक H1 लिया है। H1 में ये कुछ टेक्स्ट लिखा है, हाउ टू चेंज टेक्स्ट सिलेक्शन स्टाइलिंग। ओ सॉरी, स्टाइलिंग की स्पेलिंग गलत है तो मैं यहाँ ठीक कर लेता हूँ। ये STY स्टाइलिंग यूजिंग सिलेक्शन सूडो एलिमेंट। इसको मैंने ये सिलेक्शन जो है इसको जानबूझकर CSS में अलग बैकग्राउंड और अलग कलर देने की कोशिश की है। इसका भी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट या टेक्स्ट सेंटेंस सेलेक्ट करने के बाद किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर मैं कुछ अलग तरीके से दिखाना चाहूँ तो वो भी कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, देखिए कि कैसे हम सिर्फ पैराग्राफ पे नहीं, पैराग्राफ के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को भी हम अलग तरीके से ये कहते हैं ना हाईलाइट करके हम दिखा सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद। मेरे पास सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ है। सबसे पहले अब क्योंकि ये कुछ बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, बड़ा टास्क नहीं है, एक सिंपल सा हम एक जो सिलेक्शन है उसको मॉडिफाई करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक नॉर्मल HTML का जो बॉयलर प्लेट होता है वो बॉयलर प्लेट यूज़ किया है, जिसमें डॉक टाइप डिफाइन किया, HTML का पार्ट बनाया, HTML यहाँ लिखा टैग, देन उसके बाद एक हेड टैग डिफाइन किया, हेड टैग में मेटा डिफाइन किया, मेटा नेम डिफाइन किया। ये मेटा नेम वगैरह इन सब की जो जानकारी थोड़ी सी है वो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताई हुई है, आप वहाँ जाके इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये टाइटल डिफाइन कर दिया कि ये जो वेब पेज है ये एक्चुअली किस चीज़ के बारे में है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टाइल शीट लिंक किया है मैंने, जहाँ पे स्टाइल शीट में मैं आपको अभी बताऊंगा कि स्टाइल शीट में मैंने लिखा क्या है। बेसिकली कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ एडवांस अभी नहीं लिखा उसमें। फिर उसके बाद मैंने बॉडी टैग डिफाइन किया। देखिए जो ये हेड टैग है, हेड टैग में जो कुछ भी आप लिखेंगे वो डायरेक्टली एंड यूज़र यानी कि जो आपकी वेबसाइट पे आएंगे यूज़र, उनको यहाँ पे दिखाई नहीं देता, वो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे दिखाई नहीं देता। ये यहाँ की चीज़ें सिर्फ इस डॉक टाइप पे जो ब्राउज़र हैं और ब्राउज़र से रिलेटेड जो बॉट्स हैं ये उनके लिए होता है। ये उनके लिए रूल्स सेट ऑफ कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि भैया ये वाले स्टाइल शीट इसको यहाँ पे जो CSS है वहाँ से उठाकर यहाँ पे अप्लाई करना है, ये व्यू पोर्ट इतने पे है तो वो इस तरीके से दिखाई देगा, जावास्क्रिप्ट अगर की फाइल है तो उसको यहाँ पे ऐसे अटैच करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन होती है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखते हैं वो आपके पेज पे विजिबल नहीं होता। उसके लिए जो पेज पे चीज़ें विजिबल हो उसके लिए हम एक हेड टैग बंद करने के बाद हम एक बॉडी टैग बनाते हैं, बॉडी टैग ओपन एंड बॉडी टैग क्लोज। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे, हम जैसा भी लिखेंगे वो यहाँ पे विजिबल होगा। तो इस बॉडी टैग के अंदर मैंने एक सेक्शन टैग लिया, उस सेक्शन के अंदर एक H1 में जो हमारी हेडिंग है वो डिफाइन किया है यहाँ पे। फिर उसके बाद कुछ पैराग्राफ टैग्स लिए हैं, पैराग्राफ 1 2 3 4 5 पैराग्राफ है एंड फिफ्थ वाले का मैंने 4th ही लिख दिया, ये कॉपी पेस्ट किया हुआ था। यहाँ पे FIFTH फिफ्थ पैराग्राफ, 4th 3rd 2nd एंड 1st। ठीक। अब हम देखेंगे कि हम सिलेक्शन सूडो एलिमेंट्स का यूज़ करके कैसे चीज़ों को और कैसे मतलब सूडो जो एलिमेंट ये सिलेक्शन वाला है इसको कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे चीज़ों को सुंदर
बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्टाइल शीट हमने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, इस स्टाइल शीट में कुछ बेसिक CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। सबसे पहले स्टार डिफाइन किया। स्टार मीन्स कि जितने भी उस वेब पेज पे जहाँ पे ये अप्लाई होगा CSS, ये स्टाइल शीट अटैच होगी, उस पेज पे जितने भी टैग्स होंगे लाइक H1 से लेकर H6, सेक्शन, आर्टिकल, फुटर, हेडर, जितने भी चीज़ें होंगी सबका जो मार्जिन पैडिंग है वो सब ज़ीरो हो जाएगा, ताकि वो नॉर्मलाइज हो सके, सारे ब्राउज़र्स पे वो एक जैसे दिख सके। फिर HTML बॉडी में फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर दिया सो दैट कि थोड़ा सा ये सुंदर, बेसिक सुंदर थोड़ा सा दिखाई दे। एंड फिर बैकग्राउंड डिफाइन किया। ये बैकग्राउंड यहाँ पे क्यों डिफाइन किया, इसका भी मैं आपको एग्जांपल आगे बताऊंगा कि क्यों किया। फिर सेक्शन में कुछ नहीं, बस इसका थोड़ा सा प्लेसमेंट वगैरह चेंज करने के लिए यूज़ किया है। H1 सेम अगेन फॉर प्लेसमेंट पर्पस। जो ये H1 के अंदर जो स्पैन टैग है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर ये चार्टर यूज़ किया हुआ है, जिससे कि ये थोड़ा सा अलग दिखे। एंड अगेन फिर उसके बाद ये जितने भी P टैग हैं, ये उन P टैग्स के लिए ये यूज़ किया है। और P टैग के अंदर जो बोल्ड में आपको ये हेडिंग दिख रही है, जो 3rd है, 4th है, 5th है, पैराग्राफ जो लिखा हुआ है, इसके लिए ये P के अंदर स्ट्रॉन्ग और कलर ब्लैक, ये इस तरीके से। जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाकी टेक्स्ट को मैंने प्योर ब्लैक नहीं दिया हुआ, उनको #555 ये ब्लैक कलर का ही एक वर्जन होता है, जो कि पूरा ब्लैक नहीं होता, तो थोड़ा ग्रेइश टाइप में चला जाता है। एंड जो स्ट्रॉन्ग टैग है, जो P के अंदर स्ट्रॉन्ग है, जो तो बोल्ड नज़र आ रहा है आपको, इसको प्योर ब्लैक दिया हुआ है। ठीक, सो अभी ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हो गई जो स्टाइलाइज करने के लिए किया है। अब इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो मैं इनलाइन यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टाइल टैग लिखूँगा, स्टाइल टैग। फिर उसके बाद मैं डिफाइन करता हूँ कि मेरा सिलेक्शन, ये सिलेक्शन डबल कॉलन। यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे डबल कॉलन लिखा हुआ है। ठीक, डबल कॉलन क्यों लिखा, आपने देखा होगा हमारे पास CSS में दो चीज़ें अवेलेबल हैं, एक सूडो एलिमेंट्स एंड दूसरा सूडो क्लासेस। सूडो क्लासेस जैसे कोलन होवर, कोलन एक्टिव, कोलन लिंक। जबकि कोलन होवर हम यूज़ करते हैं जब किसी एलिमेंट पे हम होवर करते हैं, तो उसके बाद उसकी स्टाइलिंग कैसी होनी चाहिए, इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए। तो जब भी हम सूडो क्लासेस यूज़ करते हैं, तो उसको लिखते टाइम उसका जो लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें सिंगल कोलन, ये जो सिंगल कोलन है वो वहाँ पे सिंगल कोलन लिखते हैं। लेकिन जब सूडो एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे डबल कोलन यूज़ करते हैं। सो अभी मैंने यहाँ पे ये डिफाइन किया। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर में मैंने लिया ये 000 क्या है, ये प्योर ब्लैक है। ठीक, एंड इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र में मैं आपको शो करता हूँ कि ये किस तरीके से दिखाई देगा। सो ये मैंने कोई भी एलिमेंट, ये पूरा पेज सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो गया है। ठीक, बट जो टेक्स्ट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। तो उसको चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे जो कलर है, कलर प्रॉपर्टी डिफाइन की और इसको कर दिया FFF। ठीक, यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट हो गया है। ठीक, सो अब इसे मैंने इस सिलेक्शन के आगे कोई भी टैग, कोई भी एलिमेंट नहीं रखा। इट मीन्स कि ये जिस वेबसाइट पर अप्लाई होगा, ये उस वेब पेज पर अवेलेबल जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मुझे सिर्फ ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इस फर्स्ट पैराग्राफ को किसी दूसरे सेलेक्टेड कलर में, मीन्स सेलेक्ट करने के बाद इसका जो विजुअल अपीयरेंस है वो चेंज करना है सिर्फ इस फर्स्ट पैराग्राफ का। तो उसके लिए इस पैराग्राफ को पकड़ते हैं
मैंने लिखा p nth ऑफ टाइप 1 एंड देन उसके बाद ये डिफाइन किया और इसमें इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया येलो एंड कलर ये दे दिया ब्लैक। इसको रिफ्रेश किया और चेक करते हैं। सॉरी, इस पे मैंने आगे इसके ये जो हमारा सूडो एलिमेंट है इसका यूज़ नहीं किया। सो अभी मैं इसके आगे लिखता हूँ सूडो ये सिलेक्शन। ठीक, अब ये सेव करते हैं और चेक करते हैं कि ये, अब आप देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा पेज सेलेक्ट किया। पूरे पेज को सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट पैराग्राफ जो हेडिंग है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट वे जो हमने सिलेक्शन में चीज़ें लिखी थी, जो वैल्यूज़ डिफाइन की थी उससे सेलेक्ट होके आ रहा है। बट फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो उसका बैकग्राउंड येलो हो गया एंड कलर ब्लैक हो गया। ठीक, बट फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो स्पैन टैग है, ये देखिए, ये जो स्ट्रॉन्ग टैग यहाँ मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो बोल्ड दिख रहा है आपको, वो अभी भी आपका जैसा पहले था, मीन्स जो डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी, जो ये इनहेरिटेंस वाली ये चीज़ है कि जो सब पे अप्लाई होगा, जो सिलेक्शन हमने डिफ़ाइन किया हुआ है बिना किसी पेरेंट एलिमेंट के और पेरेंट टैग के, ये वही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है। तो इसको अगर हमें इसको भी डिफ़ाइन करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद जो इसके अंदर अब ये p nth ऑफ टाइप 1 है, यानी कि पहला p, यहाँ पे सारे p में है। ये p nth ऑफ टाइप क्या करता है कि ये जो टैग हमने दिया है, ठीक इस p के कितने टाइप हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइप हैं। उस 5 टाइप में जो पहला टाइप होगा, ये मीन्स कि पहला पैराग्राफ टैग जो होगा ये उसको सेलेक्ट करेगा। उसके अंदर, उस पैराग्राफ के अंदर जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो, उसका जो सिलेक्शन होगा वो भी येलो एंड ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसको मैंने ये चेंज किया, ये रिफ़्रेश हो रहा है। रिफ़्रेश होने के बाद अभी हम इसको सेलेक्ट करके देखेंगे। ये मैंने सेलेक्ट किया और ये फर्स्ट पैराग्राफ जो लिखा हुआ था स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर, ये भी अपने पेरेंट पैराग्राफ की तरह चेंज हो गया है। ठीक, दूसरा, अब हम चलते हैं जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ के अंदर इसको अगर हमें स्टाइलाइज करना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे p:, nth ऑफ टाइप, यहाँ पे ये दूसरे नंबर का है, ये किया। फिर यहाँ पे सिलेक्शन, देन उसके बाद प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी। प्रॉपर्टीज़ में बैकग्राउंड हमने दिया इसको डार्क ब्लू एंड कलर हमने दिया, हम इसको देते हैं वाइट। ठीक, अब इसको सेव कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको चेक करते हैं। ये अब इसमें देखिए सेम वही इश्यूज कि पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होने के बाद बैकग्राउंड डार्क ब्लू और कलर जो है वाइट में चेंज हो गया। बट जो उस पैराग्राफ के अंदर जो स्ट्रॉन्ग टैग था वो अभी भी सेलेक्ट होने के बाद जो हमने सबसे फर्स्ट वाला ये डिफाइन किया है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ही लेके वो कैच कर रहा है एंड उसी के बेसिस पे अपना अपीयरेंस वो शो कर रहा है। तो इसको भी अगर चेंज करना हो तो हमें अगेन जैसा हमने फर्स्ट पैराग्राफ में किया था, इसको भी एक्सप्लिसिटली इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर ये कंडीशन हो या उस पैराग्राफ के अंदर कोई अलग से टैग हो, ठीक, तो उस पर भी ये अप्लाई हो जाए। ये हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब आप देखिए सेकंड पैराग्राफ भी इस तरीके से जो टेक्स्ट है बोल्ड, वो भी उसी अपीयरेंस में हमें नज़र आ रहा है। ठीक, इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है
जो 3 प्रॉपर्टीज़ अभी हम डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमें करना चाहिए। तीसरी हमने बैकग्राउंड यूज़ कर लिया, हमने कलर यूज़ कर लिया। जो तीसरा है वो है टेक्स्ट शैडो, कि टेक्स्ट का जो शैडो होगा वो किस तरीके से मीन्स सेलेक्ट करने के बाद उसका अपीयरेंस वो किस तरीके से आएगा, शैडो देने के बाद कैसा लगेगा। सो अभी के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पे डार्क पे डार्क मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ डिफाइन करी 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल एंड देन RGBA, और शेडो के लिए मैंने 0,0,0। ये RGB का कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया था कि ये RGB कॉन्सेप्ट कैसे चलता है। जब भी हम RGBA में कोई कलर कोड डिफाइन करते हैं तो उसके बाद ब्रैकेट में हमें ये 4 वैल्यूज़ यहाँ पे डिफाइन करनी होती हैं। ये 4 वैल्यूज़ में ये पहला वाला जो होता है ये आपका होता है रेड के लिए, 0 से 256 के बीच में कोई भी एक वैल्यू जो रेड की हो। सेम दूसरा जो होता है वो ग्रीन के लिए, 0 से 256 के स्केल पे कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। एंड द थर्ड वन ब्लू में 0 से 256 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। जो फोर्थ होता है वो अल्फ़ा ओपेसिटी होता है। अगर मैं इसे 0 कर दूंगा तो ये जितना भी यहाँ पे डिफाइंड है वो कुछ भी नहीं दिखेगा। अल्फ़ा को 0 करना मतलब कि उसको विजुअली हाइड कर देना, वो एंड यूज़र को वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक, सो अगर मैं यहाँ पे RGB तीनों की वैल्यूज़ अगर 0 0 रखता हूँ तो वो ब्लैक की तरफ चला जाता है। मीन्स 0 से 256 के बीच में जितने भी कलर उसमें सैचुरेट होके आते थे उनमें से सारे कलर मैंने निकाल लिए एक तरह से। 0 से 256 में उसको 0 पे ला के रख दिया। सो ये रेड भी 0, ग्रीन 0 और हमारा ब्लू भी 0, तो तीनों 0 मिलके ये ब्लैक कलर बनाते हैं। एंड जो आपका अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू मैंने अभी सबसे हाईएस्ट 1 कर दी। ठीक है, अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ इसकी यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। जो ऑफसेट होते हैं हमारे टेक्स्ट शैडो के, यहाँ पे ये 0 यानी कि जो एक्स एक्सिस, वाई कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, एंड ये कितने इसमें जो स्प्रेड होगा वो उसका मतलब जो शेडो बन के आएगा उसका स्प्रेड कैसा होगा, मतलब वो धुंधला होगा या थोड़ा सा ब्लड नेचर में होगा या किस तरीके से होगा। तो अभी मैंने इसको 10 पिक्सल कर दिया, ठीक, और इसको 1 पिक्सल कर दिया, रिफ़्रेश किया। एंड रिफ़्रेश करने के बाद अब हम चेक करते हैं कि ये सेकंड पैराग्राफ पे क्या फ़र्क क्या विजुअली ये हमें शो करता है। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये 10 पिक्सल कुछ ज़्यादा हैवी हो गया है क्योंकि वो कुछ ब्लर टाइप का हो गया, तो चारों तरफ उसके, और हमने बैकग्राउंड भी डार्क लिया हुआ है। तो इसकी जगह हम वाइट लेकर देखते हैं कि वाइट पे हमें विजुअली क्या ये नज़र आता है। रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने में बाकी के टैब्स अभी बंद कर देता हूँ। और जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ पे अभी आप देख सकते हैं, अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जो बैकग्राउंड वाइट है, अब क्योंकि वाइट पे वाइट है तो वो नज़र आएगा नहीं। जो कलर है वो कलर भी वाइट हो गया है, बट वो कलर हमें विजुअल इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि उसका जो शेडो है उसमें हमने एक शेडो, मान लीजिए कोई चीज़ है वो बिल्कुल वाइट है बट उसका एक शेडो बन के आ रहा है, तो आप भले ही उस एलिमेंट को उस जो चीज़ है आप उसको विजुअली ना देख पाए, लेकिन उसके शेडो के आकार को आप देख पाएंगे कि हाँ यहाँ पे कोई चीज़ है जो रखी हुई है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे शेडो काम कर रहा है कि हमें टेक्स्ट वाइट होते हुए भी ये हमें टेक्स्ट शेडो की वजह से दिख रहे हैं। तो अगर मैं, अब आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट शेडो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल के आ रहा है। मीन्स जो टेक्स्ट है उसके चारों तरफ शेडो नज़र आ रहे हैं। उसकी अगर वैल्यू अगर मैं 10 से यहाँ पे कर दूँ 1 पिक्सल और रिफ़्रेश करूँ एंड देन यहाँ पे चेक करूँ, तो ये देखिए ये जस्ट इसके नीचे 1 पिक्सल का ऐसा लग रहा है कि इसी जो ये सेंटेंस है इस सेंटेंस को कॉपी किया गया है एंड उसके नीचे स्टैक कर दिया गया है। ठीक, और 1 पिक्सल ऊपर से और 1 पिक्सल लेफ्ट से उसकी प्लेसमेंट दी गई है सो दैट कि कुछ उभरा हुआ सा नज़र आए। ठीक, ये चीज़।
तो एक तो ये तरीका हो गया ये सिलेक्शन करने का। जो थर्ड वन है, थर्ड वन में यहाँ पे आप थर्ड वन में यहाँ पे मैंने सेम इसी चीज़ को मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। मैंने ये पी टैग लिया, पी टैग लेने के बाद इसका nth ऑफ टाइप डिफाइन किया। nth ऑफ टाइप में यहाँ पे लिखा 3, ये तीसरा पैराग्राफ है, एंड देन कोलन सिलेक्शन एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में जो कलर है वो कलर मैं देता हूँ डार्क रेड। सॉरी, इस बार मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि RGBA में ये चीज़ कैसे मेंशन करेंगे। मैंने बैकग्राउंड लिखा, मैंने लिखा RGBA, ठीक। RGBA स्ट्रक्चर में मैं अभी इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने रैंडम कुछ वैल्यू उठाई है। जो रेड की वैल्यू है वो 256, कॉमा जो ग्रीन की वैल्यू है 155, कॉमा एंड देन जो ब्लू की वैल्यू है वो 100। इसके बाद जो लास्ट में अल्फ़ा है A, RGBA में जो A कंपोनेंट है उस A की वैल्यू 0.8 रखता हूँ, ताकि आप देख सकें कि विजुअली कैसा दिख रहा है वो, या कैसा कलर बनकर आया है। और जो कलर है इसका कलर मैं देता हूँ RGBA, ये आगे से हैशटैग हटा दूंगा मैं। एंड उसके बाद अगर मुझे वाइट कलर को मैं चाहता हूँ कि वो वाइट निकल कर आए, तो उसके लिए 256 मीन्स 0 से 256 के स्केल पे 256, ठीक है। ग्रीन की वैल्यू 0 से 256 पे 256, एंड अगेन जो ब्लू की वैल्यू है उसमें भी 0 से 256 के स्केल पे 256। फिर उसके बाद जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा यहाँ पे मैं कम नहीं करूँगा, इसे मैं जो इसका हाईएस्ट मैक्सिमम जो पॉइंट है जो मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ वैल्यू, वो 1 है, और इसे मैं 1 डिफ़ाइन कर देता हूँ। एंड ये सेव कर दिया। सेव करने के बाद जो थर्ड पैराग्राफ है हम इसको सेलेक्ट करके देखते हैं कि इस पर क्या चेंज लगा। ये पूरा पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं ये जो बैकग्राउंड कलर कोड हमने RGBA में दिया था, इसकी वजह से कुछ रैंडम वैल्यूज़ उठाए थे, और इसकी वजह से यहाँ पे ये कुछ काइंड ऑफ ऑरेंज कलर और विद कम ओपेसिटी, क्योंकि ओपेसिटी मैंने 0.8 यहाँ पे दिया हुआ है, फुल 1 नहीं दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फुल 1 देता हूँ 0.8 की बजाय, अगर मैं 1 देता हूँ तो देखते हैं इस पर क्या असर पड़ता है। मैंने इसको ये सिलेक्ट किया, ये 1 ओपेसिटी के साथ ये ऑरेंज कलर जो है थोड़ा सा और डार्क होकर हमें दिख रहा है, ठीक। एंड जो कलर है वो कलर वाइट है, ठीक। और हमेशा की तरह इसमें जो इस पैराग्राफ के अंदर जो ये स्ट्रॉन्ग टैग है, इस पे ये चेंजेस अप्लाई नहीं हुए, क्योंकि ये जो रूट में हमने डिफाइन किया था डबल कोलन सेलेक्शन, ये अभी भी उसी को कैच कर रहा है, ठीक है। और हमेशा से करेगा जब तक कि इसको एक्सप्लिसिटली हम डिफाइन ना करें, इसको कहते हैं ना फोर्सफुली हम डिफाइन ना करें, तब तक वो रूट वाली प्रॉपर्टीज़ को ही कैच करेगा। तो अगर मैं इसको भी यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, ये किया कॉपी, एंड इसके बाद कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करके जो इस p_nth ऑफ टाइप के अंदर है, मींस ये p_nth ऑफ टाइप 3, मतलब तीसरा पैराग्राफ पर कैच कर लिया इसने। उसके बाद एक स्पेस दिया मैंने। स्पेस के बाद मैंने यहाँ पे लिखा उस टैग का नाम जिस पे मुझे अप्लाई करवाना है, तो वो है स्ट्रॉन्ग जो टैग है। उसके बाद बिना स्पेस के ये जो सिलेक्शन वाली चीज़ है, ये डबल कोलन सिलेक्शन, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसको अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे हॉट रिलोड हो रहा है ये, इसको चेक करते हैं कि ये कैसा दिखता है अब। सो अब आप देख सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर के सारे टेक्स्ट और जो ये बोल्ड में दिख रहा था थर्ड पैराग्राफ लिखा हुआ, ये भी अपने बाकी के जो पैराग्राफ्स हैं इसके जैसा ही ये सेलेक्ट होने के बाद डिस्प्ले कर रहा है, ठीक। अगर मैं ये सिलेक्शन यहाँ से हटा देता हूँ, ये पहला वाला सिलेक्शन जो है
इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अब ये कैसा दिखेगा, इसको चेक करने के लिए मैंने इसको यहाँ से ऊपर जो पहला जो रूट वाला सिलेक्शन था इसको हाइड कर दिया, आई मीन कमेंट कर दिया, और अब ये यहाँ पे अप्लाइड नहीं होगा। इसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं मैंने जिस जिस पैराग्राफ जिस जिस एलिमेंट के लिए यहाँ पे CSS डिफाइन किए हैं उन पे उस नए डेफिनेशन के हिसाब से सिलेक्शन अपीयर होके आ रहा है। बट जो बाकी के हैं वो जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी है, जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हमें सेलेक्ट करने के बाद उसका अपीयरेंस देता है, जो कि ब्लू कलर में उसका बैकग्राउंड होता है एंड वाइट कलर का टेक्स्ट होता है, वैसा ही अपीयर होके हमारे पास आ रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हमने H1 के लिए अभी तक कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया और 4th एंड 5th एलिमेंट के लिए भी कुछ डिफ़ाइन नहीं किया है। ठीक, सो अभी मैं 4th एलिमेंट के लिए कुछ डिफ़ाइन करूँगा। 4th एलिमेंट में मैंने क्या किया, यहाँ पे P nth ऑफ टाइप 3 की जगह मैंने कर दिया 4th, यानी कि चौथे पैराग्राफ का जो सिलेक्शन होगा वो, एंड जो चौथे पैराग्राफ का जो स्ट्रॉन्ग टैग होगा उसके लिए। इसमें कोई बैकग्राउंड कलर नहीं होगा और कलर कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ मैं डिफ़ाइन करता हूँ टेक्स्ट शेडो डिफ़ाइन किया 1 पिक्सल एंड 1 पिक्सल। अगेन ये हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट। हॉरिजॉन्टल ऑफसेट मींस जो हमारा हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट टू राइट उसकी पोजीशन क्या होगी, वो कितने पिक्सल इधर उधर जो उसका शेडो होगा वो कितने पिक्सल लेफ़्ट टू राइट वो उसकी पोजीशन उसके हिसाब से सेट होगी। वर्टिकल ऑफसेट मींस टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जो ये वर्टिकल अलाइनमेंट होती है ये उस पे जाके सेट होगा। एंड जो थर्ड वन कि जो शेडो बनकर आएगी वो कितना मींस उसका फैलाव कितना होगा, उसका जो स्प्रेड होगा वो कितना होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मैं कलर डिफ़ाइन कर देता हूँ। कलर में हमने किया 0,0,0 और इस बार मैं कुछ डिफरेंट सा कलर ट्राई करता हूँ, 0,256,230। ये रैंडम एक कलर कोड लिया है। जो लास्ट वैल्यू है ये पहली वैल्यू R की यानी कि रेड की 0 से 256 के स्केल पे, दूसरी वैल्यू ब्लू 0 से 256 पे मैंने 256 256 ले लिया, एंड द थर्ड जो है 230 0 से 256 पे जो ब्लू का जो स्केल है 0 से 256 उस पे जो 230 है वो मैंने यहाँ पे लिया है। एंड जो लास्ट है अल्फ़ा में अगेन मेरे पास 0 से लेकर 1 तक, 0 मिनिमम, 0 कर दूंगा तो नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये जो भी टेक्स्ट शेडो है वो बिल्कुल ये अप्लाई एक तरह से ऐसा लगेगा जैसे अप्लाई ही नहीं हुआ हो। एंड 1 अगर करते हैं तो बिल्कुल कहते हैं ना फोकस होकर उस पर दिखाई देगा हमें। तो अभी मैं इसकी वैल्यूज़ 1 रखता हूँ सो दैट कि हम 0 से 1 के बीच में 1 रखा है सो दैट कि हम देख सकें कि ये अप्लाई होने के बाद कैसा नज़र आता है। उसके बाद इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब हम 4th पैराग्राफ को टारगेट करके देखते हैं, सिलेक्ट करके देखते हैं तो ये कैसा लगता है। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये कुछ ग्रीन कलर का एक शेड बन के आया है शेडो का, जो सेलेक्ट होने के बाद इस तरीके से नज़र आ रहा है। इसमें हमने बैकग्राउंड कलर डिफ़ाइन नहीं किया तो बैकग्राउंड नहीं आया, हमने कोई कलर डिफ़ाइन नहीं किया तो कलर नहीं आया। ठीक, तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं ये ऊपर का जो रूट का सिलेक्शन था इसको मैंने अनकमेंट कर दिया। अनकमेंट करने के बाद अब एक काम करता हूँ कि जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, जो 4th पैराग्राफ है जिसके लिए अभी हम सिलेक्शन डिफ़ाइन कर रहे थे, वहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो हमने इनहेरिट कर दिया। इनहेरिट करने के बाद ये कैसा रंग रूप लेकर आएगा अभी वो देखते हैं। ये सेव किया, ये इसने खुद को रिफ़्रेश किया। यहाँ पे रिफ़्रेश करने के बाद जो 4th है, 4th पे अब ये देख सकते हैं बैकग्राउंड इसका इनहेरिट, यानी कि ये बैकग्राउंड वाइट लेकर आ रहा है। ठीक, क्योंकि अब ये बैकग्राउंड वाइट, ये इसने वाइट ही क्यों, यहाँ पे सबसे जो एक बड़ा क्वेश्चन है कि इनहेरिट, ये कौन से बैकग्राउंड कलर को इसने इनहेरिट किया है। ठीक,
तो ये इनहेरिटेंस जो आया है, मीन्स जिसे कहते हैं ना कि एक बच्चा अपने पिता के चीज़ों का इनहेरिटेंस में आता है, कि अपने पिता के जो चीज़ें होती हैं वो उसके बच्चे को, बेटे को मिल जाती हैं। उसी तरीके से जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग में आप देखोगे मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है वाइट। अब अगर मैं यहाँ पे बॉडी टैग में डिफ़ाइन करता हूँ रेड, फिर चेक करते हैं कि ये कैसा दिखाई देगा। रेड, जो ये फोर्थ टैग है, अब क्योंकि रेड पे रेड ये सेलेक्ट होने के बाद, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो सेलेक्ट होने के बाद रेड पे रेड नज़र आ रहा है। ये इस टाइम बैकग्राउंड जो है इनहेरिट, ये बॉडी टैग का इनहेरिट कर रहा है। अगर मैं इसको बॉडी में डिफाइन कर दूं कुछ ग्रे कलर, लाइक F3, ठीक है। तो अब जो ये सेलेक्ट होके आएगा तो ये बैकग्राउंड, जो बॉडी पे हमने बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया होगा, ये उसको कैच करके लेके आएगा। मींस अगर मैं इनहेरिट वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ किसी भी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने में, तो जो बॉडी पे चीज़ें डिफाइन होंगी ये उसको उस चीज़ का यूज़ करेगा, ठीक। जैसे कि बैकग्राउंड की जगह अभी मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी किया एंड स्टाइल में जाके इसे बॉडी में डिफाइन कर दिया, तो पूरे पैराग्राफ पे ये चीज़ आ गई है, ठीक है, पूरे एलिमेंट्स पे। एंड यहाँ आने के बाद टेक्स्ट शैडो में इसको हटाकर यहाँ इनहेरिट कर देता हूँ। तो ये इनहेरिट क्या करेगा, ये अगेन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ बॉडी टैग, जो इसका पेरेंट टैग है, वहाँ से पिक करेगा एंड फिर हमें ये रिजल्ट शो करेगा। ये देखिए, सो यहाँ पे भी हमें जो टेक्स्ट शैडो है वो शो हो रहा है, जबकि टेक्स्ट शैडो में मैंने इनहेरिट वर्ड का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, बट फिर भी हमें यहाँ पे टेक्स्ट शैडो दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बॉडी में ये टेक्स्ट शैडो डिफाइन कर दिया है, तो ये वहाँ से इनहेरिट करके ले लेगा। बैकग्राउंड भी इनहेरिट कर रहा है बट हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि सेम बैकग्राउंड जो हमने बॉडी में दिया हुआ है वही हम सिलेक्शन पे भी दे रहे हैं, तो वो हमें विजिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक। एंड अब चलते हैं हमारे पाँचवें एग्जाम्पल की तरफ, जो पाँचवा पैराग्राफ है। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट किया, और यहाँ पे जो पी nth ऑफ टाइप है, आप बताइए मुझे यहाँ पे इसे क्या लिखना चाहिए। ये पाँचवा पैराग्राफ है जी, तो यहाँ पे मैं 5 वैल्यूज़ यहाँ पे न्यूमेरिक 5 लिख दूंगा और यहाँ पे भी 5 लिख दूंगा और इसको सेव कर दूंगा, ठीक। और अभी के लिए मैं जो ये style.css से ये टेक्स्ट शैडो की प्रॉपर्टी है यहाँ से मैं हटा देता हूँ और इसको वापसी जो फोर्थ वाला है, ये फोर्थ पे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सो दैट कि वो सिर्फ एक एलिमेंट तक रहे, और इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ, ठीक। अब सब ये नॉर्मल लुक में आ गया है। एंड अब देखिए यहाँ पे जो 5th पैराग्राफ है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लिखा हुआ है टेक्स्ट शैडो इनहेरिट एंड बैकग्राउंड इनहेरिट। अब बॉडी में अभी टेक्स्ट शैडो नहीं, प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं है, तो ये वहाँ पे इनहेरिट होने के बाद भी कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहा है। बट जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इनहेरिट, यानी कि जो बैकग्राउंड कलर लेकर आएगा सिलेक्शन होने के बाद, वो बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है ये उसको पिक करेगा, ठीक। तो इसलिए हमें ये वाइट कलर का यहाँ पे यहाँ पे हमने बैकग्राउंड जो डिफाइन किया है बॉडी टैग में, ये वो पिक करके लेकर आएगा, ठीक। लेकिन ये अब ये वाइट कलर क्यों हो रहा है, इस वाइट कलर का जो डेफिनेशन है, ठीक, ये पिक कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कुछ भी डिफाइन नहीं किया कलर के बारे में। तो ये कलर इसने जो रूट एलिमेंट पे जो हम चीज़ें हमने डिफाइन की थी, ये उसको पिक करके लेके आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करूँ और इसको कर दूँ रेड, ठीक, और इसको कर दिया सेव, तो जो 5th एलिमेंट है ये रेड कलर का हो जाएगा। मीन्स आप अगर किसी एलिमेंट को एक्सप्लिसिटली अलग तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो आपने रूट में डिफाइन किया है उस वही वैल्यूज़
अलग से उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए भी डिफाइन करनी पड़ेंगी, नहीं तो वो उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज़ हैं वो रूट एलिमेंट से उठाकर कैच कर लेगा। जैसे जो ये 5वां जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में मैंने सिर्फ टेक्स्ट शैडो दिया, बैकग्राउंड दिया, बट कलर यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ठीक, तो ये क्या करेगा, जो रूट में हमने सिलेक्शन टैब डिफाइन किया था, यहाँ से ये कलर वैल्यूज़ पिक करेगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको अप्लाई कर देगा। क्यों? क्योंकि ये इस सिलेक्शन जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, इसके आगे कोई टैग नहीं है। इट मीन्स कि ये उस वेबसाइट, उस वेब पेज पे जितने एलिमेंट्स वहाँ पे डाले गए हैं, जितने एलिमेंट्स वहाँ लिखे गए हैं, ये उन सब पे अप्लाई होगा। और उसके बाद हमने ये इस तरीके से चीज़ें डिफाइन की है। इट मीन्स कि देखो, नॉर्मली तो ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी, बट एक्सप्लिसिटली इन पे ये कुछ अनोखा होगा। ठीक है, इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं कि एक क्लास में करीब 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे में से मैंने 10 के 10 बच्चे को 1-1 रुपये उनको दिया, बट उनमें से 3 बच्चे ऐसे थे जिनको मैंने अलग से 5 रुपये दिए। तो ये उस तरीके से कुछ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, सबको मैंने 1-1 रुपये बांट दिए, बट मेरे पास कुछ नोट्स थे, 1-1 का सिक्का बांट दिया। कुछ नोट्स थे, जो करेंसी में जो पेपर की करेंसी थी, उसमें 3 बच्चों को बुलाया और उनको मैंने पेपर वाली करेंसी दे दी। ठीक, तो वही चीज़ है। अब जो 5th एलिमेंट है, 5th एलिमेंट में इसमें एक चीज़ और मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि किसी पैराग्राफ के अंदर अगर कोई किसी एलिमेंट के अंदर और कोई एलिमेंट या टैग पड़ा हुआ है, तो उसको अलग से उस पैराग्राफ, जो उसका पेरेंट पैराग्राफ है, उससे अलग उसको स्टाइलाइज कैसे करते हैं। एक तो हमने ये स्ट्रॉन्ग टैग वाला हमने देखा। इसी के अंदर अब एक और चीज़ है, ये स्पैन टैग। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पैराग्राफ में मैंने ये पैराग्राफ के अंदर एक स्ट्रॉन्ग टैग और उसके अंदर एक स्पैन टैग डिफाइन किया है, आई एम अ स्पेशल टेक्स्ट। अब मैं चाहता हूँ कि 5th पैराग्राफ जो है, वो 5th पैराग्राफ जो लिखा हुआ है ये टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग में, ये और ये पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक जैसा दिखे सेलेक्ट होने के बाद, बट जो आई एम अ स्पेशल टेक्स्ट है ये अलग दिखे। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन ये प्रॉपर्टीज़ कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने लास्ट का पार्ट यहाँ से हटा दिया। उसके बाद 5th जो पैराग्राफ है, इसके अंदर ये है स्पैन टैग। स्पैन का जो सिलेक्शन होगा ये, बट यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस तरीके से सिलेक्शन डिफाइन करते हैं तो कोशिश करिएगा कि जो 3 वैल्यूज़ हैं, टेक्स्ट, शैडो, बैकग्राउंड एंड कलर, ये तीनों डिफाइन करें। तीनों डिफाइन करने से ये होगा कि आप एक्सप्लिसिटली चाहते हैं कि जो ये पर्टिकुलर एलिमेंट है उस पे ये 3 जो वैल्यूज़ हैं ये अप्लाई होके आएँ। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जैसा कि हमने 5th वाले में देखा कि एक वैल्यू इसमें हमने कलर डिफाइन नहीं किया, जिसकी वजह से ये कलर जो है वो रूट सिलेक्शन का पिक करके इसने हमें विजुअल अपीयरेंस दिखाया। ठीक, तो अभी हमने 5th का जो स्पैन है उसमें क्या करेंगे, टेक्स्ट शैडो हमने इनहेरिट दिया। इनहेरिट मीन्स जो बॉडी पे अगर डिफाइन है तो वहाँ से पिक करके लेकर आएगा। जो बैकग्राउंड है वो भी इनहेरिट दिया, मीन्स जो बॉडी पे डिफाइंड है, बॉडी के नॉर्मल मोड पे डिफाइंड है, ठीक है, उसके किसी होवर वगैरह पे नहीं, नॉर्मल जो बॉडी पे डिफाइंड है वहाँ से पिक करेगा। एंड जो कलर है ये, इसका कलर ये ब्लू हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और इसको फिर हम सेलेक्ट करके देखते हैं। आप ये देख सकते हैं टेक्स्ट शैडो में इनहेरिट, टेक्स्ट शैडो बॉडी में कुछ डिफाइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ, टेक्स्ट शैडो यहाँ पे बॉडी में डिफाइन नहीं है। ठीक है, जो बैकग्राउंड है वो भी इनहेरिट। बैकग्राउंड में क्या डिफाइन किया हुआ है हमने, ये F3 है, मीन्स ये एक ग्रे कलर का शेड होता है जो वाइट की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता है। ठीक, तो अब बैकग्राउंड भी ग्रे है एंड जो सिलेक्शन वाला है वो भी ग्रे है, तो इसलिए हमें इतना फ़र्क दिखाई नहीं देगा इसका। जो 3rd वन कलर है ब्लू, ये कलर क्योंकि हम यहाँ पे इसे डिफाइन कर चुके हैं तो ये ऊपर किसी का भी कलर पिक नहीं करेगा, इवन बाकी का तो करेगा नहीं, ये रूट का भी पिक नहीं करेगा क्योंकि रूट में कलर डिफाइन है। रूट का भी पिक नहीं करेगा क्योंकि हमने एक्सप्लिसिटली इसको ये बोला है कि भाई जो 5वें पैराग्राफ में जो स्पैन टैग है उसका सिलेक्शन
जो होगा तो उसमें ये चीज़ें अप्लाई होंगी, जिसमें टेक्स्ट, शेडो, बैकग्राउंड और कलर जो है वो ये ब्लू होगा। ठीक, तो अब अगर मैं इसको इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं सबके अलग अलग सिलेक्शन के ये अपीयरेंस हमें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरीके से सिलेक्शन का आप यूज़ करते हैं तो कोशिश आपकी यही रहे कि जो वेब की एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी मीन्स जो यूज़र आपका सेलेक्ट करने के बाद अगर उस टेक्स्ट को पढ़ना चाहे तो उसकी जो वैल्यू है वो हाई कॉन्ट्रास्ट रेशो में होनी चाहिए। मीन्स कि अगर आप लाइट बैकग्राउंड रखते हैं तो उसके ऊपर डार्क कलर, जो टेक्स्ट का कलर है वो डार्क रखिए। अगर आप बैकग्राउंड में डार्क कलर रखते हैं तो जो उसके ऊपर टेक्स्ट का कलर है वो लाइट रखिए। जो कहते हैं ना, लाइट के ऊपर डार्क और डार्क के ऊपर लाइट ज़्यादा अच्छे से विजिबल होता है, कंट्रास्ट रेशो उसका अच्छा होता है। तो इस तरीके से सोच रखते हुए आप सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे कलर मैंने ब्लू किया तो ये आपको, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो ये पर्टिकुलर कलर ब्लू होके आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड में मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा बॉक्स टाइप का बन के आए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड में मैंने इसको ब्लैक कलर दे दिया, ब्लैक कलर दिया और अब इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको चेक करते हैं और इसको ये रिफ़्रेश हो जाए। रिफ़्रेश होने के बाद इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो ये इस तरीके से नज़र आएगा। अब आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट करने के बाद आई एम स्पेशल टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है ये कैसा दिख रहा है, ये डार्क कलर का बैकग्राउंड है। ठीक है, एंड डार्क, लगभग डार्क कलर का ही आपका जो कलर का टेक्स्ट कलर है वो भी डार्क कलर का ही है। तो इसकी जो रीडेबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो एंड यूज़र है उसको दिक्कत ना हो, वो अच्छे से उस वेब पेज को एक्सेस कर सके। इवन सेलेक्ट करने के बाद भी आपको सुंदर बनाना है बट एक्सेसिबिलिटी को भी खोना नहीं है। ठीक, तो अभी मैंने जैसे इसको ब्लैक कलर का कर दिया है तो इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। वाइट करने के बाद ये कैसा दिखने लगेगा, ये इस तरीके से दिखने लगेगा कि ये आई एम स्पेशल टेक्स्ट, और ये जो पूरा आपने सेलेक्ट किया है जिसमें से ये भी चीज़ सेलेक्ट ये हो चुकी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका आप यूज़ करके सबसे पहले बैकग्राउंड, फिर कलर एंड देन उसके बाद टेक्स्ट, शेडो। टेक्स्ट शेडो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं करके देखना चाहूँगा, अगर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन देता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, तो क्या ये काम करेगा। मैंने यहाँ इसको सेव किया, ये रिफ़्रेश हो गया। रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैं अंडरलाइन या कुछ और देता हूँ, इसको रिफ़्रेश हो गया ये। अब इसको अगर सेलेक्ट किया हमने तो इन 3 वैल्यूज़ के अलावा जो चौथी वैल्यूज़ है जैसे कि टेक्स्ट डेकोरेशन या कुछ भी ऐसा, वो काम नहीं करता। ठीक है, सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ हैं, बैकग्राउंड, कलर एंड टेक्स्ट शेडो। किसी भी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद उसका विजुअल अपीयरेंस कैसा दिखाना है, कैसा हम दिखाना चाहते हैं, उस चीज़ को अगर हमें मेंटेन करना, उसको स्टाइलाइज करना हो तो हम इन 3 चीज़ों का यूज़ करके, 3 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं। एंड जो सूडो एलिमेंट हमें यूज़ करना है वो है डबल कोलन सिलेक्शन। ध्यान रहे यहाँ पे डबल कोलन लगा हुआ है। सो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो इसका कोड है वो कोड मैं कोड पेन पे शेयर कर देता हूँ, और आपकी कुछ भी ऐसा इश्यूज़ आए, कुछ क्वेश्चंस हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने कंसर्न्स जो आपके हैं, कुछ दिक्कत आ रही हो या कुछ नहीं समझ में आया हो तो वहाँ पे आप लिखकर पूछ सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ वो है कि किसी भी स्क्रॉल बार को, वेब पेज पे स्क्रॉल बार को स्टाइलाइज कैसे किया जाए। अभी आज हमने देखा कि सिलेक्शन को स्टाइलाइज कैसे किया जाए। अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जो स्क्रॉल बार है, क्योंकि ये कई बार हमने देखा है कि फायरफॉक्स जो स्क्रॉल बार है वो अलग तरीके से शो करता है, जो मैक का सफारी है वो अलग तरीके से शो करता है। ठीक, जो क्रोम का है वो क्रोम अलग तरीके से शो करता है।
तो अगला वीडियो मैं इस पे बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जो आपका फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे शेयर करें। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर मैं डालूँ तो आप उस वीडियो को, मतलब आप तक वो वीडियो जल्द से जल्द पहुँचे नोटिफिकेशन के थ्रू, और आप उस वीडियो को देखकर जो आपकी जो कोडिंग जर्नी है, जो आप फ्रंट एंड बनने का जो जर्नी है, उसमें ये वीडियोज़ हेल्पफुल साबित हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।